दोपहर तक आकाश बदलने लगा और लिन युआन ने अंधेरे होते आकाश को देखते हुए याद किया कि कैसे पिछले कुछ दिनों से पोखरों में मेंढक बीच बीच में टर्रा रहे थे, इस डर से कि बारिश होने वाली है। लियूजी को भी भारी बारिश का डर था और दोपहर के भोजन के बाद उसने अपने बॉस से जल्दी से शहर वापस जाने का आग्रह किया। यहाँ तक कि घोड़ागाड़ी के साथ भी उन्हें वापस लौटने में आधे घंटे से अधिक समय लग जाता था। लिन जियाक्सिन को अभी भी 2 सांचों पर नक्काशी करनी थी, इस काम में 1 या 2 दिन और लगेंगे। इसलिए लाओ फैन के साथ इस पर चर्चा करने के बाद वे इन वस्तुओं के पूरा हो जाने के बाद उसकी बेटी के लिए उपचार शुरू करने पर सहमत हो गए। लाओ फैन इस व्यवस्था से बहुत खुश था, वह लिन युआन के घर पर कुछ और भोजन करने के लिए उत्सुक था। उसके लिए केवल स्वादिष्ट भोजन ही पर्याप्त था। इस बड़े प्लेग देवता को विदा करने के बाद लिन युआन ने जल्दी से अपनी कुदाल और लोहे का फावड़ा उठाया और 2 सब्जी के खेतों की ओर चल पड़ी। उसे बारिश से पहले जमीन तैयार करनी थी ताकि वह बाद में बीज बो सके। लिनवेई खरगोशों के झुंड के साथ व्यस्त थी और जियो लिनशुंग अपनी सबसे बड़ी बहन के पीछे खुशी से उछल रही थी। खेतों में काफी लोग थे जो संभवतः बारिश शुरू होने से पहले अपने खेतों को साफ कर लेना चाहते थे। इससे पहले कि वह मैदान के अंत तक पहुंचती, लिन युआन ने झगड़े की आवाज सुनी। उनमें से एक आवाज परिचित थी, यह जियाओहे की मां थी, जो खेत में एक ऊंची पहाड़ी पर गुस्से से पैर पटक रही थी। दूसरी आवाज कुछ अपरिचित थी, लेकिन फिर भी पहचानने योग्य थी, ये गांव के पूर्वी छोर पर रहने वाले दा कियांगजी की पत्नी की थी। अपनी ऊंची आवाज के लिए प्रसिद्ध, गांव वाले उसे बड़बोली कहते थे। उस समय वह अपना लोहे का फावड़ा उठाकर उसे मिट्टी में गाड़ रही थी। हालांकि उसने जो मिट्टी हटाई थी वह जियाओहे की मां के पैरों पर गिर रही थी। या मेरे जूते, बड़बोले, क्या तुम अंधे हो? तुम मेरे पैरों पर मिट्टी डाल रहे हो। तुमने ये जानबूझकर किया था, है ना? जियाओहे की मां ने अपने पैरों को जोर से पटका, मिट्टी को झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे साफ किया, लाउड माउथ ने उस पर मिट्टी का एक और फावड़ा फेंक दिया। अब सचमुच क्रोधित होकर जियोहे की मां ने लाउड माउथ के पतलून के पैर पर मिट्टी फेंकी। लाउड माउथ परेशान नहीं हुई, उसने लोहे का फावड़ा एक तरफ फेंक दिया और विजयी व्यंग्य के साथ जवाब दिया, हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया था। इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? जियोहे मां, तुम वास्तव में दयनीय हो। तुमने अपनी लकीरें मेरी तरफ इतनी बढ़ा दी हैं कि अब तुम अंधे हो गए हो। मैं उन्हें स्थानांतरित कर रहा हूं, इसमें क्या बात है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वह पहाड़ी अचानक तुम्हारी तरफ कैसे आ गई? जियाओहे की मां स्पष्ट रूप से गलत थी, उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन उसने फिर भी जिद करके इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भले ही वह हिल गई हो, इससे क्या? वैसे भी आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है, तो कम पौधे लगाना आपके अपने भले के लिए है। हम इस टिप्पणी ने लाउड माउथ को बहुत प्रभावित किया। एक बार उसके पास एक आदमी था जो काफी होनहार था, जो शहर में एक छोटा सा व्यवसाय चलाता था। लाउड माउथ घर पर ही रहकर अपने 2 बेटों की देखभाल करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दंपति ने एक दूसरे को ज्यादा नहीं देखा और उसके पति ने, जिसके पास थोड़ा पैसा था, शहर की एक विधवा के साथ प्रेम संबंध शुरू कर दिया। अंततः विधवा गर्भवती पाई गई, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। क्रोध और अपमान के आवेश में लाउड माउथ ने एक लोहे का फावड़ा उठाया और गर्भावस्था को समाप्त कर दिया। दा कियांगजी इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसके अजन्मे बच्चे को लाउड माउथ ने मार डाला था और गुस्से में आकर उसने विधवा को उठा लिया, उनके घर से सारी चांदी ले ली और झूमा टाउन छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे पड़ोसी शहर में देखा था, लेकिन लाउड माउथ उसके पीछे नहीं गया। लिन युआन ने सोचा कि उस आदमी ने उसे बहुत गहरा आघात पहुंचाया होगा, एक वेश्या के लिए अपनी पत्नी और बेटों को छोड़ देना और कभी वापस न लौटना। जियोहे की मां के शब्दों से लाउड माउथ क्रोधित हो गया। यद्यपि उसका पति भाग गया था, फिर भी उसके 2 योग्य पुत्र थे। बड़ा भाई शहर की सबसे बड़ी सिरका की दुकान में प्रशिक्षु के रूप में काम करता था और छोटा भाई दूसरे गांव में अपने एक रिश्तेदार से निर्माण कार्य सीख रहा था। मात्र 12 वर्ष की आयु में उनके पास अभी तक कोई वास्तविक कौशल नहीं था, केवल गारा मिलाना और ईंटें ढोना ही उनका काम था। लेकिन दोनों बेटे कर्तव्यनिष्ठ थे, अपनी कमाई अपनी मां को सौंप देते थे, एक पैसा भी बर्बाद नहीं करते थे। जब लेडी चेन ने कहा कि उसके परिवार में कोई पुरुष नहीं है, तो क्या वह अपने बेटों को कोस नहीं रही थी? ठीक है, क्योंकि तुम्हारे परिवार में एक आदमी है, वह हर दिन नशे में धुत रहता है और केवल अपनी पत्नी को पीटना जानता है। और तुम, जब से तुम्हारी बेटी हुई है, तुम बांझ हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें हर दिन पीटा जाता है। सही कार्य करता है। अगर मैं तुम्हारा पति होता तो मैं तुम्हें हर दिन कोड़े मारकर मार डालता। बड़बोले लोग हमेशा ही उद्दंड होते थे और 1-2 बार के प्रत्युत्तर के बाद ही वे एक दूसरे के गले पर सवार हो जाते थे। आसपास के खेतों में काम कर रहे सभी लोग तमाशा देखने के लिए एक तरफ खड़े हो गए। लिन युआन को दूसरों की कमियों को उजागर करना पसंद नहीं था, वैसे भी यह उसकी चिंता का विषय नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और खेत में काम करने में व्यस्त हो गई।
यद्यपि इस भूखंड पर ज्यादा विकास नहीं हुआ, फिर भी लिन जियाक्सिन ने हमेशा इसका प्रबंधन बहुत अच्छे से किया था। एकमात्र समस्या ये थी कि सब्जियां अच्छी तरह से नहीं उगी, लेकिन खरपतवार पनप गए। लिन युआन ने छोटे खरपतवारों को हटाने के लिए कुदाल का इस्तेमाल किया और बड़े खरपतवारों को हटाने के लिए लोहे के फावड़े का इस्तेमाल किया, जिन्हें वह नहीं निकाल सकी। छोटी लिन शुआंग को लिन युआन द्वारा साफ की गई घास फूस को उठाने का काम सौंपा गया, जिससे वह उस चिंता से मुक्त हो गई। लिन युआन, जिसने पहले कभी क्षेत्र कार्य नहीं किया था, को थोड़ी ही देर बाद पीठ और कमर में दर्द महसूस हुआ। नन्हा लिन शुआंग, बहुत छोटा होने के कारण, थोड़ी देर के लिए घास फूस उठाने के बाद खेलने के लिए भाग गया। छोटी वेश्या, इस तरह काम करते हुए देर सवेर तुम थककर मर जाओगे। अपना पसीना पोंछते समय लिन युआन इस आवाज से चौंक गई। उसने पलटकर देखा कि लाउडमाउथ अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ रही है और आलस से झुकी हुई पलकों से जमीन की ओर इशारा करते हुए उसकी आलोचना कर रही है। इस तरह की घास के लिए कुदाल का इस्तेमाल करना, मैं इसे एक झटके से खींच सकता हूं, और उस तरह से। परेशान भी मत होइए, ये बिल्कुल जियाओ है की माँ की तरह है। अच्छा दिखता है लेकिन बेकार है, ये कुछ ही समय में अपने आप मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन उसकी बातों से इतनी स्तब्ध रह गई कि उसे लगा जैसे उसका दिमाग ही जल गया हो। ऐसा लग रहा था कि लाउडमाउथ उसे काम करना सिखाने आया था, लेकिन पढ़ाने का ये तरीका बहुत अनोखा था, जिसमें अपमान भी शामिल था। यद्यपि लाउडमाउथ का बोलने का तरीका अप्रिय था, फिर भी वह खेती में कुशल थी। उसकी सलाह का पालन करते हुए लिन युआन ने 2 घंटे से भी कम समय में खेत से खरपतवार साफ कर दी। उसने मैदान को थोड़ा व्यवस्थित भी किया, उसे कई साफ सुथरे वर्गों में विभाजित किया। ये देखकर लाउडमाउथ अचंभित रह गया। उसने केवल दयावश ही उस लड़की की मदद करने के बारे में सोचा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी होशियार होगी। धन्यवाद, भाभी कियांग। लिन युआन को उनकी मदद से लाभ हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना आभार व्यक्त करना पड़ा। लेकिन लाउडमाउथ ने बस नाक भान सिकुड़ी और उसे बीच में ही टोक दिया, किस बात के लिए धन्यवाद? अब जब मुझे आपके छोटे आपदा सितारा आभा ने छू लिया है, तो मुझे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। और मुझे भाभी कियांग मत कहो, मैंने उस बदमाश से बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था। लाउडमाउथ मुड़ी और चली गई, लेकिन वह रुकी और बोली, मैं अपने परिवार में 7वीं संतान हूँ, अब से आप मुझे 7वीं बहन कह सकते हैं। सब्जी के बगीचे में काम खत्म करने के बाद लिन युआन ने अपने द्वारा उखाड़े गए खरपतवार को उखाड़ा। उसे याद आया कि वहां बहुत सारे परसलेन थे, जो बहुत स्वादिष्ट थे। इन्हें सुखाया जा सकता है और कुछ सुअर के मांस के साथ काटकर पकौड़े बनाए जा सकते हैं, जिनका स्वाद अद्भुत होता है। हालांकि उसके अपने बगीचे से प्राप्त कुल्फा के पेड़ की मात्रा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने पड़ोसी खेत में उगे खरपतवारों को खंगाला। पर्याप्त मात्रा में अनाज इकट्ठा करने के बाद उसने और लिटिल लिन शुआंग ने एक एक मुट्ठी अनाज उठाया और उसे वापस घर ले गए। दरवाजे पर पहुंचने से पहले उसने देखा कि लैन हुआ भी सावधानी से एक टोकरी ले जा रही है, ऊपर से सफेद कपड़ा उठाकर नीचे चमकते हुए मुर्गी के अंडे दिखा रही है। ये रहे आपके लिए, ये वो अंडे हैं जो आप चाहते थे। मेरी माँ को इन 20 लोगों को इकट्ठा करने के लिए आसपास के 4 या 5 गांवों की कई महिलाओं से पूछना पड़ा। चाची को पहले खाना चाहिए। मेरी माँ और वे सभी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब से जो भी अंडे आएंगे वे तुम्हारे लिए बचा कर रखेंगे। ये देखकर कि लिन युआन के पास टोकरी लेने के लिए कोई खाली हाथ नहीं था, लैन हुआ उसके साथ घर वापस चली गई। जब लिन युआन जमीन से अंडे इकट्ठा कर रहा था, तब लैन हुआ कम से कम 10 बार गहरी सांस ले चुका था। लिन युआन हैरान था, लड़की आमतौर पर बहुत शांत रहती थी, आज क्या गड़बड़ थी? क्या मुझे अंडे लाने के लिए ऐसा होना जरूरी है? तुम मुझे देखना नहीं चाहते? लैन हुआ ने अपना सिर झुका लिया और फिर से आह भरी, आह क्या कहूं। आज एक दूर की आंटी हमारे घर आई, मेरे भाई के लिए एक पत्नी ढूंढने की बात कर रही थी, लेकिन वह दुल्हन, आह कोई बात नहीं, बस उसके बारे में सोचकर मुझे अपने भाई के लिए बहुत अन्याय महसूस हो रहा है। लैन हुआ का बड़ा भाई लिन चांग किंग इस वर्ष पहले से ही 15 वर्ष का हो चुका था। ये वास्तव में उसके लिए विवाह पर चर्चा करने का समय था। यह अच्छी खबर होनी चाहिए, तो फिर लैन हुआ इतना परेशान क्यों था? तुम्हारे भाई का घर में भाभी लाना खुशी की बात होनी चाहिए। लिन युआन ने अचानक अंडे इकट्ठा करना रोक दिया, उसका चेहरा चेतावनी के साथ सख्त हो गया। बेहतर होगा कि तुम अपनी होने वाली भाभी को तुम्हारे परिवार में शादी करने से पहले ही कठिन समय देने के बारे में मत सोचो। मैं आपको याद दिला दूं कि एक लड़की के रूप में जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, परेशानी मत खड़ी कीजिए। सावधान रहो, वरना दूसरे लोग तुम्हारी पीठ पर उंगली उठाकर तुम्हें कोसेंगे। ये सुनकर लैन हुआ चिंतित हो गई। लिन युआन, क्या तुम मुझे ऐसे देखते हो? अगर मेरे भाई को पत्नी मिल जाए तो मैं अपनी माँ से ज्यादा खुश रहूंगा। लेकिन आप परिस्थितियों के बारे में भी नहीं पूछते और मुझे उपदेश देना शुरू कर देते हैं। क्या तुम सचमुच मेरे दोस्त हो या नहीं? यह महसूस करते हुए कि उसने लैन हुआ के साथ गलत किया है, लिन युआन ने अंडे उठाना फिर से शुरू कर दिया।
हालांकि लैन हुआ के गुस्से भरे व्यवहार को देखकर उसने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। लैन हुआ वास्तव में क्रोधित नहीं थी और उसने अपनी शिकायतें जारी रखीं। मैंने उस बूढ़ी चाची को उस लड़की की प्रशंसा करते हुए सुना कि वह हर काम में अच्छी है, सुंदर है और कड़ी मेहनत करती है। लेकिन एक बात है, उसकी सगाई पहले ही हो चुकी थी। जाहिर है वह व्यक्ति बीमार था और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण सगाई टूट गई। अगर इतना ही होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि आंटी ने पूरी कहानी नहीं बताई। इसके अलावा जिस तरह से उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती थीं, वह आपकी तीसरी चाची को भी कड़ी टक्कर दे सकती थी। मुझे नहीं पता कि उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मेरी माँ क्या कह सकती थी? बेशक, उन्होंने कहा कि यह अच्छा था। लैन हुआ ने अपनी माँ के रुख से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर कहा, वे जो कुछ भी कहते हैं उसे सच मान लिया जाता है। उन्होंने इस बारे में आगे कोई पूछताछ नहीं की और न ही इस पर सहमति जताने से पहले किसी से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों में दोनों की मुलाकात का प्रबंध कर देंगे। ये सुनकर लिन युआन को और अधिक समझ आ गई। लानहुआ परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी और लिन चांगकिंग शहर में बिना किसी कमाई के एक प्रशिक्षु मात्र था। यह अनिश्चित था कि वह अपनी प्रशिक्षुता कब पूरी करेगा, इसके बाद उसे उपयुक्त काम मिलेगा या नहीं। इसलिए निश्चित रूप से चाची वांग अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव पाकर बहुत खुश होंगी। फिर भी लैन हुआ की चिंताएं जायज थीं। एक कहावत है कि जोड़ा बनाने वालों के पैर और मुंह सबसे अधिक अविश्वसनीय होते हैं। यदि संभव हो तो पहले से जांच कर लेना हमेशा अच्छा रहता है। क्या आपके पिता अक्सर लोगों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी नहीं चलाते? वह बस उस समय आसपास पूछ सकता था। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी तो सीधे साधे किस्म के इंसान हैं। क्या वह सचमुच कुछ पता लगा सकते हैं? लैन हुआ चिंतित रही। लिन युआन ने अंडे इकट्ठा करना समाप्त कर दिया, खाली टोकरी को लैन हुआ को वापस सौंप दिया और फिर उसके लिए तैयार किए गए तांबे के सिक्कों को गिना। वाह, तुम सच में मुझे पैसे देने वाले हो। लैन हुआ ने इसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन लिन युआन ने इसे वापस नहीं लिया। भविष्य में उसे बहुत अधिक अंडों की आवश्यकता होगी और वह हमेशा चाची वांग से बिल नहीं ले सकती थी। ले लो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके अंडों का उपयोग बंद कर दूंगी। लैन हुआ को सामान रखते देख लिन युआन ने एक पल सोचा और कहा, मैं इन दिनों में से किसी दिन शहर जाना चाहता हूँ। हम तब एक साथ जा सकते हैं और रास्ते में बस पूछ सकते हैं, है ना? उसने शहर से कुछ चावल का सिरका और ग्लूटिनस चावल खरीदने की योजना बनाई थी, तथा ये भी जांचने की योजना बनाई थी कि ओवन तैयार है या नहीं। लिन युआन की बातों से खुश होकर लैन हुआ ने तुरंत सहमति दे दी। एक व्यवहारिक माँ और सरल स्वभाव वाले पिता के साथ अपने बड़े भाई की हर बात पर नजर रखना उसकी छोटी बहन पर निर्भर था। जैसी कि उम्मीद थी, उस रात भारी बारिश हुई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि घर के अंदर बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थीं। हर जगह बारिश के पानी को इकट्ठा करने वाले बेसिन को देखकर लिन युआन ने जल्द ही एक नया घर बनाने का और भी अधिक दृढ़ निश्चय कर लिया। ये घर मूलतः एक वृद्ध कुंवारे व्यक्ति का निवास था, जिसकी स्थिति ठीक नहीं थी और जो लंबे समय से उपेक्षित था। लिन जियाक्सन से कभी कभार इसकी मरम्मत करवा ली जाती थी, लेकिन पिताजी के 6 महीने से अधिक समय तक बीमार रहने के कारण कोई मरम्मत नहीं कराई गई थी। यदि फिर से भारी बारिश हुई या सर्दियों में भारी बर्फबारी हुई तो उन्हें सिर्फ रिसाव की ही चिंता नहीं होगी, बल्कि घर के ढह जाने की भी चिंता होगी। पश्चिमी कमरा अभी भी ठीक था, उसमें ज्यादा रिसाव नहीं था, लेकिन पूर्वी कमरा अव्यवस्थित था, यहाँ तक कि कंग बेड स्टोव पर भी बेसिन थे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लेडी लियू को अपनी बेटियों के साथ पश्चिमी कमरे में जाना पड़ा, तथा कंग पर एकमात्र शेष स्थान अपने पति के लिए छोड़ दिया। पहले से ही कुछ हद तक नींद में बारिश की गड़बड़ी ने लिन युआन को पूरी तरह से जगाए रखा। जैसे ही वह करवट लेने वाली थी, उसने लेडी लियू की हल्की आह सुनी। पता चला कि उसकी माँ भी सो नहीं रही थी। माँ, क्या हुआ? ये सोचकर कि उसकी माँ की तबीयत शायद ठीक नहीं है, लिन युआन जल्दी से पूछने के लिए पास आई। लेडी लियू को आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी जाग रही थी। झिझकते हुए बोली, दाया, तुम अभी तक सोई नहीं हो? क्या माँ ने तुम्हें जगा दिया? दोनों छोटे बच्चे पहले से ही खर्राटे ले रहे थे। नहीं, बारिश की फुहारें मजेदार होती हैं। मैं अभी तक सो नहीं पाया हूँ। ये जानते हुए कि उसकी बेटी की नींद वास्तव में बारिश की बूंदों की आवाज से खराब हो गई थी, लेडी लियू ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारे माता पिता अच्छे नहीं हैं, जो तुम सबको हमारे साथ कष्ट में डाल रहे हैं। अपनी माँ की बाहों में गर्माहट महसूस करते हुए लिन युआन ने गहरी सांस ली। उसकी माँ की खुशबू बहुत अच्छी थी, मीठी और सुगंधित। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि माँ के साथ बच्चा एक खजाना है। पिछले जन्म में उसे माँ का प्यार मिले हुए कितना समय हो गया था। माँ, कोई बात नहीं, भविष्य में चीजें बेहतर हो जाएंगी। लिन युआन नहीं चाहता था कि लेडी लियू इतनी उदास महसूस करे।
लाओ फैन ने उस दिन पहले जो कहा था उसे याद करते हुए वह याद नहीं कर सकी कि क्या हुआ था, इसलिए उसे अपनी माँ से पूछना पड़ा। माँ, आज लाओ फैन ने कहा कि पिताजी अपने पैर को ठीक से ठीक करने से पहले खेतों में काम करने चले गए। मुझे इसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? क्या आप? उद्धरण चिन्ह पूछने के बाद लिन युआन ने लेडी लियू से कोई जवाब सुने बिना काफी देर तक इंतजार किया। ये सोचकर कि उसकी माँ सो गई है, उसने अपना सिर उठाया और धीरे से पुकारा, माँ। तभी लेडी लियू ने आह भरते हुए कहा, हमने सोचा कि तुम बहुत छोटी हो, और इसके अलावा यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पिता और मैंने इसे तुमसे छुपाया। लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूंगा। और वास्तव में पिछले कुछ दिनों में उसने दाया को बड़ा होते और अधिक समझदार बनते देखा था। उस दिन जब तुम्हारे पिताजी खाना खाकर सोने जा रहे थे तभी तुम्हारे चाचा आ गए, ऐसा वे कभी नहीं करते। मैं जानता था कि वह किसी कारण से यहाँ आया है। पता चला कि आपके दूसरे भाई का किसी से झगड़ा हो गया था और उसका चेहरा सूज गया था। वास्तव में यह कोई गंभीर बात नहीं थी, लेकिन उस परिवार में केवल एक ही बेटा था और उनका कुछ प्रभाव था। उनके पक्ष के बुजुर्ग लोग निजी स्कूल के शिक्षक को इसकी सूचना देने के लिए दबाव डाल रहे थे। अगर यह विस्फोट हो गया तो आपका दूसरा भाई निजी स्कूल में नहीं जा सकेगा। उसका दूसरा भाई लिन योंगले, जो उसके चाचा का दूसरा बेटा था, अपने बड़े भाई लिन योंगचेन के साथ शहर के निजी स्कूल में पढ़ रहा था। लिन योंगले कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वह पढ़ाई के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। ये केवल इसलिए था क्योंकि दादा दादी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे और चाचा चाची अपने बेटे की बुद्धिमत्ता के बारे में शेख ही बघारते रहते थे, यहाँ तक कि यह भी कहते थे कि शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उन्होंने उसे शहर में पढ़ने के लिए भेजने हेतु चांदी खर्च कर दी। क्या मेरे चाचा श्रीमान के रूप में काम नहीं कर रहे हैं? मकान मालिक परिवार के यहाँ अकाउंटेंट। वह इसके बारे में बॉस से बात क्यों नहीं कर सकता? लिन युआन को अपने चाचा के परिवार के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और उसके शब्दों में असंतोष का भाव था। लेडी लियू ने उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और फिर आगे कहा, तुम्हारे चाचा बॉस से परिवार की शर्म के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं करते और वह तुम्हारे दादा दादी से बात करने की हिम्मत भी नहीं करते। बाद में किसी तरह उन्हें पता चला कि आपके पिता ने वहां काम किया था और बटलर से उनकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए वे मामला सुलझाने के लिए आपके पिता के पास गए। लेकिन मेरे पिता का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। चाचा को इस बात की पूरी जानकारी है। वह मेरे पिता की चोट की बजाय अपने बेटे को कैसे प्राथमिकता दे सकता है? लिन युआन उत्तेजित हो गई और उसने अपनी आवाज ऊंची कर दी। उसके बगल में लिन वेई करवट बदली और आधी नींद में कुछ बुदबुदाया। लेडी लियू ने जल्दी से अपनी बेटी का मुंह ढक दिया जब तक कि बच्चे शांत नहीं हो गए। फिर धीमी आवाज में बोली, तुम लड़की, तुम्हारा गुस्सा इतना विस्फोटक क्यों हो गया है? अफसोस, यदि आपके चाचा नहीं भी आए होते तो भी आपके पिता, जो वे हैं, ये जानते हुए कि उनका भतीजा मुसीबत में है, कभी भी चुपचाप खड़े होकर कुछ नहीं करते। लेकिन शुक्र है कि अब वह मामला सुलझ गया है। तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए तुम्हें रुक जाना चाहिए, वरना उन्हें फिर से हमारे बारे में अपराधबोध होने लगेगा। लिन युआन ने अपने होंठ जोर से काटे। उसके पिता कई मायनों में अच्छे थे, सिवाय एक बात के, वह दूसरों के प्रति बहुत निस्वार्थ थे, जबकि अन्य लोग उनकी दयालुता की कद्र नहीं करते थे। काश उसके चाचा उसके पिता जितने अच्छे होते, तो वह ये जानते हुए भी कि उसके पिता का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उनसे इस मुद्दे पर बात नहीं करते, नहीं वह उनके भोजन की व्यवस्था करने के संघर्ष को नजरअंदाज करते। कुछ देर बात करने के बाद लेडी लियू थक गईं और जल्द ही सो गईं। अभी भी परेशान महसूस करते हुए लिन युआन ने मन ही मन अपने दूसरे भाई को कोसा और फिर धीरे धीरे सो गई। पूरी रात भारी बारिश होती रही, लेकिन अगले दिन जब वे जागे तो आसमान साफ हो चुका था। मूसलाधार बारिश के बाद हवा ठंडी महसूस हुई। लिन जियाक्सन अंतिम सांचे में व्यस्त थी, जबकि लेडी लियू कुछ और काम न होने के कारण मुख्य घर के प्रवेश द्वार पर बैठी थी। वह अपनी बेटियों को आंगन में पानी से खेलते हुए देखती थी जब वह उनके लिए कपड़े सिलती थी। सबसे पहले वह दाया से कपड़े सिलती थी, जिसकी पैंट हाल ही में हुए विकास के कारण बहुत छोटी हो गई थी। बारिश के बाद जमीन निश्चित रूप से गीली हो जाएगी और हर कदम कीचड़ में धंस जाएगा, इसलिए वे अभी जाकर सब्जियां नहीं उगा सकते थे। उन्हें जमीन के सूखने तक थोड़ा और इंतजार करना पड़ा, लेकिन सूरज को देखते हुए वे जल्द से जल्द दोपहर तक बीज बोने में सक्षम हो जाएंगे। जब कुछ समय बचा था, लिन युआन ने सुखाने वाले रैक निकाले और उस पर स्लेन को धूप में सुखाना शुरू कर दिया जिसे उन्होंने एक दिन पहले इकट्ठा किया था। ऐसा करते हुए उसने अपनी पानी में खेल रही बहनों को पुकारा, तुम लोगों के पास केवल एक जोड़ी जूते हैं और तुमने उन्हें भीग दिया है। अब आप बाहर कैसे जाएंगे? जाओ, छोटी सी मेज बाहर लाओ। आप में से प्रत्येक को बड़े अक्षरों में एक निबंध लिखना होगा। लिन वेई और उसकी बहन ने उस पर मुंह बनाया, लेकिन अंततः अपनी बड़ी बहन के निर्देश का पालन किया। वे जितने भी चंचल थे, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से मेज को हिलाया और कागज और स्याही निकाली। लेडी लियू, जो सिलाई कर रही थी, ने लिन युआन की बातों पर ध्यान दिया।
उनके प्रत्येक बच्चे के पास केवल एक जोड़ी जूते थे। जब बारिश होती थी तो वे या तो घास फूस की चप्पलें पहनते थे या नंगे पैर आंगन में दौड़ते थे। उसे प्रत्येक बच्चे के लिए एक और जोड़ी जूते बनाने की जरूरत थी। जूते बनाना सिलाई से अधिक तेज था और अब मौसम ठंडा नहीं था, इसलिए मोटे तले की आवश्यकता नहीं थी। बच्चों के जूते छोटे थे और 1 या 2 दिन में बनाए जा सकते थे। जंगली सब्जियां फैलाने के बाद और दोपहर का भोजन तैयार करने से पहले कुछ समय के लिए लिन युआन भी कागज और कलम के साथ छोटी मेज पर बैठ गया, लिखने का अभ्यास करने के लिए नहीं, बल्कि चित्र बनाने के लिए। लिन जियाक्सिन के पैर में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, क्योंकि पिछली बार उसकी उचित देखभाल नहीं की गई थी। इस बार वह ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थी कि उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। घर बहुत नम था और हर समय अंदर रहना अच्छा नहीं था। फिलहाल नया घर बनाना संभव नहीं था, इसलिए लिन युआन ने पहले अपने पिता के लिए व्हीलचेयर बनाने का फैसला किया। जब मौसम अच्छा होता तो वह उसमें बैठकर धूप सेंक सकता था और वह उसे सैर के लिए भी ले जा सकती थी। लिन युआन को यकीन नहीं था कि इस युग में व्हीलचेयर मौजूद हैं या नहीं, और अगर वे थे भी, तो औसत लोग शायद उन्हें वहन नहीं कर सकते थे। उसके पास चित्र बनाने के लिए अपनी स्मृति और कल्पना पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि चित्र बनाना कोई आसान काम नहीं था। लिन युआन ने एक अच्छे दिखने वाले व्हीलचेयर का स्केच बनाने में असमर्थ होकर कागज की कई शीटें बर्बाद कर दीं। फर्श पर बिखरी, अस्त व्यस्त खींची गई चादरों को देखकर लेडी लियू को भी दुख हुआ। दाया, आप क्या खींचने की कोशिश कर रहे हैं? यदि आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो अपने पिता से क्यों नहीं पूछते? शायद वह इसे आपके लिए बना सके। लिन युआन ने बस अपने कंधे उचका दिए, इस योजना से हार मान ली। वह अपने पिता को आश्चर्यचकित करना चाहती थी, लेकिन अब आश्चर्य खराब हो गया था, और उसे स्वयं चित्र बनाने के लिए अपने पिता को परेशान करना पड़ा। अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद लिन जियाक्सिन अपनी बेटी की पितृभक्ति और उसकी विचारशीलता पर दिल खोलकर हंस पड़ा। ये पहली बार था जब उसने व्हीलचेयर के बारे में सुना था। वर्तमान में बाहर जाते समय वह एक साधारण छड़ी का उपयोग करता था, हालांकि वास्तव में वह सिर्फ एक छड़ी थी। लिन युआन के बहुत ही अमूर्त वर्णन के साथ लिन जियाक्सिन ने तब तक विचार किया और इधर उधर टटोला जब तक कि वह अंततः व्हीलचेयर बनाने में कामयाब नहीं हो गया। इसके अलावा उन्होंने इसके पीछे एक छोटी टोकरी भी रख दी ताकि उसमें चीजें रखी जा सकें। अपने पिता को कम प्रयास से व्हीलचेयर बनाते देख लिन युआन को खुशी हुई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी, तथा उनसे 2 और वस्तुएं, एक जोड़ी बैसाखी और एक झूलती कुर्सी बनाने का अनुरोध करने लगी। आखिरकार अब उसके पास कुछ पैसे थे, वह लकड़ी के कुछ टुकड़े खरीद सकती थी और लिन एयरशुवान से उन्हें बनाने में मदद ले सकती थी। और स्थानीय उद्योगपति लाओ फैन के साथ शायद वह रॉकिंग चेयर को अच्छी कीमत पर बेच सकती थी। अपने पिता को डिजाइन बनाते हुए देखते हुए लिन युआन ने सुबह अपने मन में लाओ फैन की संपत्ति की गणना करते हुए बिताया और पूरी तरह से संतुष्ट महसूस किया। दोपहर के भोजन में उन्हें नूडल्स को आटे में लपेटकर तली हुई चटनी के साथ परोसा गया। खाने के बाद लिन युआन ने बाहर कीचड़ की जांच की। अब मौसम ज्यादा गीला नहीं लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी से पुआल के सैंडल पहन लिए और सब्जी के बीज लेकर सब्जी के खेत में चली गई। लिन वेई ने पहले अपने पिता को बीज बोने में मदद की थी, इसलिए उसने भी पुआल के चप्पल पहन लिए और अपनी बड़ी बहन के पीछे चल पड़ी। जियो लिनशुंग ने दोपहर में खुद को बहुत ज्यादा खा लिया था और अब वह लेडी लियू की बाहों में आराम से बैठी थी और अपने पेट को खेल खेल में रगड़ रही थी। खेतों में लोग खरपतवार निकालने और सब्जियां दोबारा लगाने में व्यस्त थे। लिन युआन की पिछली फसलें लेडी यांग द्वारा बर्बाद कर दी गई थीं, इसलिए उन्हें दोबारा बोना पड़ा। हर कोई इतना व्यस्त था कि किसी दूसरे पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप शांतिपूर्ण माहौल था। हालांकि लिन युआन ने 2 दिनों से जियोहे की मां के साथ झगड़ा नहीं किया था और वह टकराव को याद करने लगा था। लिन युआन ने इन 2 भूखंडों को 6 छोटे भागों में विभाजित किया, जिनमें गोभी, मूली, तीखी मिर्च, पालक आदि की फसलें लगाईं, जबकि शेष 2 भागों में प्याज, लहसुन और धनिया लगाया। जहां खाली जगह थी, वहां उसने कुछ कद्दू के बीज भी बो दिए। वे उगेंगे या नहीं, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था, वह पहले उन्हें रोपती और फिर इंतजार करके देखती। बीज बोना कल्पना से कहीं अधिक आसान साबित हुआ, क्योंकि हाल ही में हुई बारिश के कारण मिट्टी नरम हो गई थी। उसे गड्ढे खोदने के लिए किसी उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, अपनी उंगलियों से छेद करना और बीज डालना ही काफी था। हालांकि यह आसान काम था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी पीठ और उंगलियों में दर्द होने लगा। अंततः बहनों ने एक एक मजबूत मोटी छड़ी उठा ली, जिससे छड़ी से छेद करना अधिक आसान हो गया। दोनों भूखंडों पर काम समाप्त करने के बाद उनके हाथ कीचड़ से सने हुए थे और उनकी पुआल की चप्पलें अनगिनत बार कीचड़ में धंस गई थीं। यद्यपि उन्होंने जो बीज बोए थे वे अन्य बीजों की तरह सीधी रेखा में नहीं थे, फिर भी अपने परिश्रम का परिणाम देखकर वे काफी देर तक खुशी से हंसते रहे।
खेत का काम खत्म करने के बाद हल्का महसूस करते हुए वे घर की ओर चल पड़े, लेकिन जैसे ही वे गांव में पहुंचे, उन्होंने देखा कि शियाओ हे की मां अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ उनकी ओर दौड़ रही है। उसका एक जूता उसके पैर पर घिसट रहा था, जबकि दूसरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह रो रही थी और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। फिर भी जब उसने लिन युआन और उसकी बहन को देखा तो वह एक पल के लिए हिचकिचाई। हालांकि वह नहीं रुकी और जल्दी से एक छोटे से रास्ते पर छिप गई। जियोहे का कठिन जीवन अंडस्को एक लिन युआन और उसकी बहन ने एक दूसरे को देखा। वे हैरान थे जब उन्होंने जियोहे को घर से बाहर अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा। लेकिन अपनी छोटी छोटी टांगों के कारण वह अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि एक आदमी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया, उसके कॉलर को पीछे से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जियोहे के अपने पिता लिन दाशुआन थे। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और एक हाथ में वह एक गंदा, फटा हुआ जूता पकड़े हुए था, जो स्पष्ट रूप से जियाओहे की मां का था। वह जूते के तले से जियोहे को बेरहमी से मार रहा था। जियोहे जमीन पर लेट गया, दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ लिया और इधर उधर लौटने लगा, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकाली, यहां तक कि एक चीख भी नहीं निकली। लिन युआन ने जल्दी से अपनी छोटी बहन की आस्तीन पकड़ ली और उसे सुरक्षा के लिए अपने पीछे खींच लिया। लिन दाशुआन फिर से नशे में धुत हो गया और अपनी पत्नी और बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बड़बोले लिन दाशुआन ने उसे पीटना जारी रखते हुए दहाड़ा, तुम पैसे गंवाने वाले निकम्मे, घटिया कचरे हो। कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। क्या आप अभी भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं? फिर भागो, तो मैं तुम्हें वेश्यालय में बेच दूंगा और तुम्हें जीवन भर पीटा जाएगा और शापित किया जाएगा। लिन युआन ने अपने दांत भींच लिए, उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या ये शब्द सचमुच उसके पिता ने कहे थे? अपनी ही बेटी को नरक में धकेलने के लिए, भले ही वह नशे में बड़बड़ा रहा हो, वह इतना लापरवाह नहीं हो सकता। लिन युआन ने बांस की टोकरी अपनी बहन की बाहों में थमा दी, जमीन से एक लंबी और मोटी लकड़ी की छड़ी उठाए और उसे अपने हाथ में तौल लिया। लिन वेई जानती थी कि उसकी बड़ी बहन क्या करना चाहती है। हालांकि उसे भी जियोहे के लिए दुख हुआ, आखिरकार ये किसी और का पारिवारिक मामला था। इसके अलावा इतने सारे दर्शक इस तमाशे का आनंद ले रहे थे और कोई भी बीच में नहीं आ रहा था। और तो और, जियोहे की अपनी मां पास में घास के ढेर के पीछे छिपी हुई थी और अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखा रही थी। यदि उसकी अपनी मां को इसकी परवाह नहीं थी, तो उन्हें क्यों परवाह होनी चाहिए? फिर भी लिन वेई को लिन दाशुआन द्वारा पिटाई जारी रखने देने पर इतनी व्यथितता महसूस हुई कि वह दुविधा में पड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, लिन युआन ने पहले ही छड़ी उठा ली थी और लिन दाशुआन की पीठ पर वार कर दिया था। लिन दाशुआन दर्द से चिल्लाया, अब उसका ध्यान जियोहे को पीटने पर नहीं था, और उसने अपनी रक्तरंजित आंखों को छड़ी पकड़े हुए लिन युआन की ओर खतरनाक तरीके से घुमाया। छोटे डिजास्टर स्टार, तुम साहसी हो गए हो, है ना? लिन दाशुआन के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का साहस करना। क्या आप पिटाई की तलाश में हैं? लिन दाशुआन ने दुर्भावनापूर्वक अपने कंधे उचकाए और जियोहे को छोड़कर लिन युआन की ओर दौड़ा। लेकिन वह उसे जवाबी लड़ाई का मौका क्यों देगी? बाद में परिणाम भुगतने से बेहतर है कि पहले ही हमला कर दिया जाए। इसके अलावा, वह एक छड़ी से लैस थी, वह नंगे मुट्ठियों वाले आदमी से कैसे आगे नहीं निकल सकती थी, खासकर जब लिन दाशुआन, एक निरंतर शराब पीने वाला, शराब के कारण व्यवहारिक रूप से खोखला हो गया था। यद्यपि वह बड़ा और मजबूत दिखाई देता था, परंतु वास्तव में वह केवल एक तकिया था, देखने में अच्छा परंतु बेकार। लिन युआन ने छड़ी को उसके पैर पर घुमाया और लिन दाशुआन ने तुरंत जूता गिरा दिया, अपने पैर को पकड़ लिया और झुक गया। इससे लिन युआन को उसकी पीठ और नितंबों पर छड़ी से बार बार प्रहार करने का मौका मिल गया। बेशक, वह किसी भी महत्वपूर्ण स्थान को छूने से बचने के लिए सावधान थी, और वार का उद्देश्य दर्द पहुंचाना था, लेकिन गंभीर चोट नहीं पहुंचाना था, अधिक से अधिक कुछ दिनों के लिए कुछ खरोंचें छोड़ना था। वह अपने आप को उसके जैसे घृणित व्यक्ति के कारण मुसीबत में नहीं पड़ने देगी। लिन वेई को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी बहन इतनी भयंकर थी, कि उसने लिन दाशुआन जैसे विशालकाय व्यक्ति को हरा दिया। अपनी उत्तेजना के बीच, वह थोड़ा चिंतित भी महसूस कर रही थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी, जियाओहे का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ खींचने लगी। जियोहे उससे बहुत पतला था और उसे सुरक्षित स्थान पर खींचने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। उस समय, लिन दाशुआन चिल्ला रहा था और दया की भीख मांग रहा था। लिन युआन ने छड़ी को एक तरफ धकेल दिया और लिन दाशुआन की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, लिन दाशुआन, जिसने आज तुम्हें मारा है वह मैं हूं, लिन युआन। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं किसी को किसी लड़की को पैसा गंवाने वाली निकम्मी कहते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तो मेरे पास आओ, लिन युआन। मैं आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम भागो। पिटाई के बाद, लिन दाशुआन का मानसिक संतुलन काफी हद तक सुधर गया था। उसके उग्र व्यवहार से भयभीत होकर, उसने अब कोई जवाब देने या कोई कठोर शब्द कहने का साहस नहीं किया। अपनी दुखती बांह को पकड़े हुए वह लंगड़ाता हुआ घर वापस चला गया।
हालांकि नदी के किनारे हुई पिछली घटना को जोड़ते हुए और आज इतने सारे लोगों के सामने पीटे जाने के कारण लिन दाशुआन के मन में अभी भी गुस्सा था। उसने लिन युआन के साथ इस हिसाब को चुकाने के लिए मन ही मन एक नोट बना लिया। लिन वेई ने शियाओहे का हाथ पकड़कर उसे एक और छिपा दिया। जब उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तभी उसने राहत की सांस ली। लिन दाशुआन को भगाने के बाद लिन युआन धीरे धीरे घास के ढेर के पास गया और अंदर छिपी लेडी चेन पर तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया। मैं कहता हूँ जियोहे की माँ, क्या आप कल बहुत दुर्जय नहीं थी जब आप लाउडमाउथ के साथ लड़ रही थी? आज आप एक सिकुड़ते कछुए में कैसे बदल गए हैं? हो। घास में छिपी अपनी जगह से लेडी चेन को बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था और वह जानती थी कि लिन दाशुआन को वहां से निकाल दिया गया है। उसे राहत मिली। घास को खुद से झाड़ते हुए वह चारों पैरों पर रेंगती हुई बाहर आई, अपने कपड़ों से सूखे डंठलों को उठाती हुई। इस दौरान वह जियाओहे को डांटते हुए बोली, तुम निकम्मी हो, जब तुम उसे मारना शुरू करते देखती हो तो तुम्हें जल्दी से भागना भी नहीं आता है। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैंने ऐसे निकम्मे मूर्ख को कैसे पाला है। अरे, तुम अपनी बेटी को छोड़कर भाग जाते हो और यहाँ दूसरों को डांट रहे हो। आप कैसी माँ हैं? लिन वेई ने जियाओहे को पकड़ लिया, उसे उसकी माँ की वन यांग फिंगर से बचाते हुए और गुस्से में लेडी चेन को डांटा। लेडी चेन लिन वेई को जिज्ञासु होने के लिए शाप देना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी आंख के कोने से लिन युआन को देखा और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए वह मुड़ी और सब्जी के बगीचे की ओर चल पड़ी। लिन दाशुआन को पिटने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होगा। वह घर भागकर खुद पिटने के लिए मूर्ख होगी। कुछ ही कदम चलने के बाद लेडी चेन ने लिन युआन की ओर देखा और अपने होंठ काटते हुए चेतावनी दी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वह यूं ही पिटने नहीं देंगे। लिन दाशुआन अपनी युवावस्था में एक बदमाश था, अन्यथा वह कभी भी उसके प्यार में नहीं पड़ती। लिन युआन डरी हुई नहीं थी, अगर बात उस हद तक पहुंच जाती तो वह उसे फिर से पीट देती। आखिरकार इन दिनों वह अपनी महिला आत्मरक्षा कौशल का काफी अभ्यास कर रही थी। वह एक ऐसे आदमी को संभालने में पूरी तरह सक्षम थी जो केवल ताकतवर था, लेकिन दिमाग नहीं रखता था, युद्ध कला में पारंगत नहीं था, और शराब के कारण कमजोर हो चुका आदमी तो और भी ज्यादा। चलो, कुछ देर के लिए मेरे घर पर रुकते हैं, लिन युआन ने कहा, ये जानते हुए कि जियोहे के लिए घर जाने का ये सही समय नहीं था। इसलिए वह उसे अपने घर ले गई। ये लड़की स्पष्ट रूप से अपने माता पिता से डरी हुई थी, लेकिन उसकी रीढ़ बहुत मजबूत थी। लिन दाशुआन द्वारा इस तरह से मारे जाने पर भी उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। लिन युआन ने यह भी देखा कि लड़की भागने में असमर्थ नहीं थी। उसने तब तक भागने का इंतजार किया जब तक उसकी मां भाग नहीं गई। हालांकि वह अपनी मां के प्रति कुछ नाराजगी रखती थी, फिर भी वह उनकी बहुत परवाह करती थी। ये सिर्फ इतना है कि लेडी चेन अंधी थी, यह नहीं जानती थी कि ऐसी विचारशील बेटी को कैसे संजोया जाए। हमेशा खुद को पीटने के बाद उस पर अपना गुस्सा निकालती थी। घर पहुंचने के बाद लिन वेई जियाओहे को पश्चिमी कमरे में ले गए, जबकि लिन युआन ने उसे अच्छी तरह से साफ करने के लिए कुछ पानी गर्म किया। उनके पास घर पर चोटों के इलाज के लिए कोई दवा नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से जियोहे को केवल कुछ चोटें आईं। थोड़ा ठंडा पानी लगाने से काम हो जाएगा। लेडी लियू उसे देखकर ही बता सकती थी कि क्या हुआ था, और उसने उसे नर्म कोमल आवाज में सांत्वना दी, जबकि तेज आंखों वाले जियो लिनशुंग ने देखा कि जियोहे चुपके से आंसू पोंछ रहा था। लिन युआन जानती थी कि यह लड़की उसके माता पिता से अलग है, उसे एक अच्छी बच्ची बनना होगा, जिससे वह उसे अपने साथ रखने के लिए और भी अधिक इच्छुक हो गई। क्योंकि जियोहे वहां था, शाम का भोजन सामान्य से थोड़ा अच्छा था। लिन युआन ने एक बड़े बर्तन में चावल पकाया और उसमें 6 अंडे भी डाल दिए। भाप से पकाए गए बन पहले ही खाए जा चुके थे और भाप से पकाए गए ब्रेड के लिए आटा तैयार करने का समय नहीं था, इसलिए उसने बड़े पैनकेक बनाने के लिए बस थोड़ा आटा मिलाया। उसने पैनकेक में तिल और नमक मिलाया, उन पर चर्बी लगाई और उन्हें एक बड़े बर्तन में तब तक तला जब तक कि वे सुगंधित और कुरकुरे न हो गए। ताज़ा बने पैनकेक मिर्च की चटनी के साथ और भी स्वादिष्ट थे। अध्याय 77 चेहरा देखे बिना पहली मुलाकात एक अध्याय 77 चेहरा देखे बिना पहली मुलाकात एक लिन युआन ने कुल 5 बड़े पैनकेक पकाए। लिन जियाक्सिन ने एक अकेले खाया, लेडी लियू और जियो लिनशुंग ने एक साझा किया, और लिन वेई ने एक जियोहे के साथ बांटा। पहले तो जियोहे को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जियो लिनशुंग के समझाने पर उसने एक दुर्लभ मुस्कान भी दिखाई। लिन युआन की भूख हाल ही में बढ़ गई थी, उसने एक बड़े पैनकेक का आधे से अधिक हिस्सा खा लिया और एक अंडे के साथ चावल के दलिया का एक बड़ा कटोरा खा लिया। हाल ही में उसे सीने में भारीपन महसूस हो रहा था जिसे उसने शुरू में नजरअंदाज कर दिया था। पिछले कुछ दिनों में ही उसे एहसास हुआ कि क्या उसके स्तन विकसित होने लगे हैं। इसकी बात करें तो उसका शरीर वास्तव में काफी सपाट था। लिनसियू उससे केवल कुछ महीने बड़ी थी, लेकिन उसकी छाती पहले से ही गोल थी, जबकि उसकी छाती अभी भी सपाट थी और उसका मासिक धर्म अभी तक नहीं आया था। लेकिन अब हाल ही में भरपेट खाने के कारण वह अंततः विकसित होने लगी थी।
एक महिला होने के नाते उसके हृदय में उत्साह और गर्व का भाव था। नाश्ते के बाद जियोहे जल्दी से अपने घर वापस चली गई। भले ही उसके पिता गुस्सैल स्वभाव के थे, फिर भी यह उसका घर था और लिन युआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने जियोहे के हाथों में एक पैनकेक थमा दिया। उसके बाद वह और लिन वेई उसे दरवाजे तक ले गए। जियोहे को घर लौटते देख बहनें सड़क पर लैन हुआ से टकरा गईं। ये लड़की हर दिन अपने भाई की शादी की संभावना के बारे में सोचती रहती थी। दरअसल वह अगले दिन लिन युआन के साथ शहर जाने की व्यवस्था करने आई थी। जैसा कि हुआ, लिन युआन को कुछ चीजें खरीदने की जरूरत थी और वह सिस्टर गुइजी के ठंडे नूडल स्टॉल की भी जांच करना चाहती थी। अगली सुबह उन्होंने फिर से चावल का दलिया खाया क्योंकि सभी लोग अभी भी पिछली रात के स्वादिष्ट पैनकेक खाने के लिए तरस रहे थे। इसलिए लिन युआन जल्दी उठ गया और अधिक कमाई की। इस बार उसने बड़े पैनकेक नहीं बनाए, बल्कि छोटे छोटे होंसाओ बनाए, जिनका बाहरी भाग कुरकुरा और अंदर से मुलायम और सुगंधित था। एक निवाले से चर्बी और तिल की सुगंध फैली, जो पिछली रात के पैनकेक से भी अधिक स्वादिष्ट थी। नाश्ते के बाद लिन युआन ने साफ सफाई की। चूंकि इस बार शहर में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उसने लिन वेई और जियो लिनशून को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। दोनों बच्चे पहले कभी शहर नहीं गए थे और वे नवजात चूजों की तरह उत्साहित थे। जबकि बहनें उत्साहित थीं, लैन हुआ दुखी दिख रही थी। उसने रास्ते में नई भाभी के बारे में पूछताछ करने का इरादा किया था, लेकिन कौन सोच सकता था कि बैलगाड़ी में बातचीत न करने वाले यात्री भरे होंगे। मन में सवालों के घुमड़ते हुए और पूछने के लिए कोई जगह न होने के कारण लैन हुआ बैलगाड़ी के कोने में उदास बैठी, आलस्य से अपनी उंगलियों से खेल रही थी। लिन वेई पहली बार शहर में प्रवेश कर रहे थे। उनका उत्साह स्पष्ट था क्योंकि वे चारों ओर देख रहे थे। लिन युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उसने अचानक ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश करने वाली दादी लियू के बारे में सोचा। वह सोच रही थी कि अगर इन लड़कियों को पता चलेगा कि उसने उनकी तुलना एक बूढ़ी दादी से की है तो वे क्या सोचेंगी। लैन हुआ ने नाराजगी भरे चेहरे के साथ उसका पीछा किया। लिन युआन ने अपनी बहन की ओर देखा और उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। परेशान मत हो, इस बार तुम्हारा किसी से सामना नहीं हुआ। कौन जानता है, शायद गांव लौटते समय रास्ते में कोई ऐसा मिल जाए जो कुछ जानता हो। लैन हुआ ने मुंह बनाया, उसे पूरा यकीन नहीं था। लिन युआन कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र सड़क पर तेजी से आती एक गाड़ी पर पड़ी। राहगीरों ने तुरंत ही उससे बचने के लिए अपना रास्ता छोड़ दिया और वह तेजी से अपनी बहनों को किनारे करने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि उसे डर था कि घोड़ागाड़ी बेपरवाही से उन्हें टक्कर मार देगी। उसने अभी उन्हें दूर खींचा ही था कि गाड़ी और भी करीब आ गई। दूर से देखने पर यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य नहीं था, लेकिन पास से देखने पर यह स्पष्ट था कि जैकेट पहने एक युवक गाड़ी पर बैठा था। उन्होंने सड़कों पर आमतौर पर मिलने वाली टोपी पहन रखी थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी थी, जिससे उनका आधा चेहरा छिप गया था और उनके चेहरे की विशेषताओं को पहचानना मुश्किल हो रहा था। उस समय युवक एक हाथ से घोड़े की लगाम खींच रहा था और दूसरे हाथ में चाबुक पकड़े हुए था। फिर भी वह घोड़े को कोड़ा नहीं मार रहा था, बल्कि वह जोर से चिल्लाते हुए उसे गाड़ी के किनारे किनारे घुमा रहा था। आगे चाची, कृपया रास्ता दें। ये घोड़ा विवाह संबंधी नियुक्ति के लिए भाग रहा है और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अध्याय 78 चेहरा देखे बिना पहली मुलाकात 2_1 अध्याय 78 चेहरा देखे बिना पहली मुलाकात 2_1 अयो बड़ी बहन, इसके लिए क्षमा करें, मैं बाद में आपको अंडों के लिए मुआवजा दूंगा। माफ कीजिए, इस घोड़े ने आज बहुत ज्यादा खा लिया है और बहुत तेज दौड़ रहा है। बताओ, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं दौड़ सकते? नहीं। अरे, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो। ये युवक पूरे रास्ते चिल्लाता रहा, फिर भी लगाम पर उसका हाथ कभी ढीला नहीं पड़ा। लेकिन पूरे समय उसके उपहासपूर्ण लहजे के आधार पर कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़ा भयभीत और बेकाबू था। जैसे ही घोड़ागाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, उसने कई लोगों के स्टॉलों को नष्ट कर दिया। सड़क पर विक्रेता अपना सामान बेचने में व्यस्त थे और धीमी आवाज में शिकायतें कर रहे थे। लिन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक खतरनाक चमक निकल रही थी। तो क्या हुआ अगर आपके पास घोड़ागाड़ी है? क्या इसका मतलब यह है कि आप सड़क पर लापरवाही से दौड़ सकते हैं और उसे कुचल सकते हैं? क्या आपने नहीं देखा कि इस सड़क के दोनों ओर विक्रेता खड़े हैं और बुजुर्ग और बच्चे टहल रहे हैं? यदि किसी बच्चे को चोट लग जाए तो क्या होगा? आप इससे कैसे निपटेंगे? लिन युआन क्रोधित हो गया और सोचने लगा कि इस गाड़ी चालक को कैसे सबक सिखाया जाए। हालांकि वह असहाय थी क्योंकि उसने कभी स्वयं घोड़ागाड़ी नहीं चलाई थी, घोड़े को छूना तो दूर की बात थी। वह उसे कैसे डांटती? लेकिन वह इस आदमी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। यदि वह उसे हरा नहीं सकती थी, तो उसे डांटना ही पड़ता था। जैसे ही गाड़ी पास आए, लिन युआन ने मौके का फायदा उठाया और जमीन से एक छोटा पत्थर उठा लिया। जैसे ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली थी, उसने पत्थर को रगड़ा और अपना हाथ ऊपर उठाया।
एक तेज गति से पत्थर उस युवक के माथे पर सटीक रूप से लगा। अयो, मुझ पर किसने घात लगाया? युवक के हाथ व्यस्त थे, लेकिन उसने समय रहते अपना सिर झुका लिया ताकि पत्थर उसकी आंख पर न लगे। हालांकि लिन युआन ने अपने होंठ मोड़ लिए। उसने उसके मुंह पर निशाना साधा था, लेकिन उस युवक की बातें सुनकर वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, अंधे, और तुम घात लगाने की बात करते हो? क्या आप नरक के राजा को ढूंढकर पुनर्जन्म लेने के लिए इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं? तुम्हें मारा जाना उचित ही है। तुम इसके लायक हो कि तुम्हारे मुंह और हाथ तोड़ दिए जाएं, ताकि तुम जीवन भर बोल न सको और गाड़ी न चला सको। प्रतिक्रिया से उत्साहित युवक लिन युआन का चेहरा ठीक से नहीं देख सका, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, और केवल ये जान सका कि यह एक युवा लड़की थी। हालांकि स्थिति खतरनाक थी, फिर भी उसने लगाम पर हाथ रखा और अपना सिर घुमाकर जोर से मजाक किया, इस लड़की की जीभ जहरीली है। सावधान रहो, हो सकता है तुम्हें पति न मिले। ऐसा चिल्लाने के बाद घोड़े ने अचानक एक लंबी हिनहिनाहट भरी, और युवक की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। उसके पास लिन युआन की ओर दोबारा देखने का समय नहीं था, क्योंकि उसने अपना ध्यान वापस गाड़ी चलाने पर लगा दिया था। एक क्षण में ही गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। हुम्फ! सचमुच दबंग। पैसा होने से आपको सड़क पर इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं मिल जाता। लिन युआन उस आदमी को मारने में कामयाब नहीं हो पाई थी, और वह वास्तव में अपना गुस्सा नहीं निगल पा रही थी। सौभाग्य से उसकी दोनों बहनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, तथा यद्यपि विक्रेताओं की दुकानें अस्त व्यस्त थीं, फिर भी शुक्र है कि कोई क्षति नहीं हुई, तथा कोई घायल नहीं हुआ। अन्यथा वह उस अंधे विदूषक का पीछा करके उसे उचित सबक सिखाती, भले ही उसे स्वयं भागना पड़ता। इस डर के बाद भी उसकी दो छोटी बहनों का बाजार में घूमने का उत्साह कम नहीं हुआ। अपनी चौंकी हुई छाती थपथपाते हुए वे अपना लक्ष्यहीन भटकना फिर से शुरू कर दिए। लैन हुआ को भी अपनी नाराजगी गायब होती महसूस हुई, और वह भी लिन युआन के साथ मिलकर गाड़ी चालक की आलोचना करने लगी। जब वे टहल रहे थे तो अचानक उनकी मुलाकात फूमन बिल्डिंग निवासी लियूजी नामक एक परिचित से हुई। ओह, मिस लिन! लियूजी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। लियूजी का लाल चेहरा और चमकती आंखें देखकर लिन युआन को पता चल गया कि वह किसी को खोज रहा होगा। निश्चित रूप से उसका अभिवादन करने के बाद लियूजी ने तत्काल पूछा, क्या आप उस गली से आई हैं, मिस लिन? क्या आपने हमारे युवा मास्टर को देखा है? ओह, हमारे यंग मास्टर लंबे और सुंदर हैं, और उनके कपड़े, हो सकता है कि वे फैंसी हों, या हो सकता है कि वे अब बिल्कुल साधारण दिखते हों। अपनी बात समाप्त करते हुए लियूजी कुछ शर्मिंदा सा दिखाई दिया, क्योंकि वह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि उसके मालिक ने अपनी पोशाक बदली है या नहीं। युवा मास्टर उनके बॉस से भी अधिक परेशान करने वाला था। लियूजी ने केवल पड़ोसी आहुआ की ओर देखा था, और जब वह वापस मुड़ा तो उसका मालिक गायब हो चुका था। लिन युआन उसके विरोधाभासी विवरण से चकित था, लेकिन ये देखते हुए कि वह फूमन बिल्डिंग से था, वह दूसरी पीढ़ी का धनी व्यक्ति होना चाहिए, और भले ही उसने रेशम और साटन के कपड़े नहीं पहने हों, लेकिन वह समृद्ध आभा शायद अमित थी। और फिर उनके पिता लाओ फैन थे। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया, मैंने यहाँ आते समय किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो एक अमीर युवा स्वामी जैसा दिखता हो। लंबे समय तक उच्च श्रेणी के होटलों में काम करने के कारण उनमें अमीर और गरीब लोगों के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित हो गई थी। हाँ, बिल्कुल, पहले वाले गाड़ीवान को छोड़कर, जो किसी अमीर परिवार का युवा नौकर होगा। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी में कोई बैठा था। यदि ऐसा था भी, तो अब तक वे निश्चित रूप से उबड़-खाबड़ यात्रा से उब चुके होंगे। निराश होकर लियूजी ने लिन युआन को अलविदा कहा और अपनी खोज जारी रखी। चलते हुए उसने शिकायत की, पिछली बार उसने मिस लिन को ढूंढने में आधा दिन सड़क पर बिताया था, और आज वह उस छोटे तानाशाह को ढूंढे बिना पूरी सड़क छान मार चुका था। उसे हमेशा लोगों को ढूंढने का काम क्यों सौंपा गया था? जीवन बहुत कठिन था। अध्याय 79 फलता फूलता ठंडा चमड़ा नूडल व्यवसाय 1 अध्याय 79 फलता फूलता ठंडा चमड़ा नूडल व्यवसाय 1 अपनी दो छोटी बहनों को मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाने के अलावा लिन युआन का शहर में कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय भी था। उसने जो 10 पाउंड सेम खरीदे थे वे पहले से ही भिगोए हुए थे, और अब बस उन्हें सोया दूध में पीसना और फिर उन्हें टोफू में जमाना बाकी था। ऐसा करने के लिए जिप्सम की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि उसके पास जिप्सम नहीं था, इसलिए वह केवल सबसे पारंपरिक विधि का उपयोग करके एक बैच बना सकती थी, और फिर बाद में जिप्सम एकत्र कर सकती थी। इसलिए सफेद सिरका आवश्यक हो गया। लैन हुआ से सिरका विक्रेता का रास्ता पूछने के बाद बहनें सीधे जिंजी विनेगर वर्कशॉप गईं, जो जुमा टाउन में सिरका बनाने वाली सबसे बड़ी वर्कशॉप थी। ऐसा कहा जाता है कि जिन परिवार के पूर्वज सिरका बनाने वाले थे और 100 वर्षों से अधिक समय से इस व्यवसाय में थे। इसके अलावा इस पीढ़ी ने एक आधिकारिक पत्नी, मास्टर मजिस्ट्रेट की पत्नी को जन्म दिया था। दरअसल वह मास्टर मजिस्ट्रेट की पहली पत्नी नहीं थी, उनकी पहली पत्नी का बहुत पहले निधन हो चुका था।
मिस जिन दूसरी पत्नी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था, इसलिए उनकी स्थिति काफी स्थिर थी। बेशक लिन युआन को इस तरह की गपशप की परवाह नहीं थी। वह जिनजी विनेगर वर्कशॉप के सिरके की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के बारे में अधिक चिंतित थी। जब वे विविध सामान बेचने वाली एक छोटी सी दुकान के पास से गुजरे, तो लिनवेई और उसकी बहन छोटे छोटे आभूषणों की चमकदार श्रृंखला को देखकर मोहित हो गए और वहां से जाने का साहस नहीं जुटा सके। लिन युआन ने उन्हें कुछ चांदी दी और निर्देश दिया कि वे इधर उधर भटके बिना वहीं प्रतीक्षा करें। फिर लैन हुआ के साथ वह पास के जिनजी विनेगर वर्कशॉप की ओर चल पड़ी। वह अभी भी सिरका कार्यशाला के प्रवेश द्वार पर अपनी बहनों की आकृतियां देख सकती थी, जिससे लिन युआन को मन की शांति के साथ प्रवेश करने की अनुमति मिली। जिनजी विनेगर वर्कशॉप ने वास्तव में एक शताब्दी पुराने ब्रांड के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। दुकान में ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। हालांकि शानडे हॉल में अपने अनुभव के बाद लिन युआन ने इस सिरका कार्यशाला का जल्दबाजी में न्याय करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही एक दुकान सहायक ने उन दोनों को देखा और गर्मजोशी से उनकी सेवा करने के लिए आगे आया। लिन युआन को ज्यादा सिरके की जरूरत नहीं थी और वह आमतौर पर खाना पकाने के लिए चावल के सिरके का उपयोग नहीं करती थी, इसलिए उसने केवल 2 पाउंड मांगे। जिनजी विनेगर वर्कशॉप में 2 पाउंड सिरका एक छोटी सी बात मानी जाती थी, तिल के बीज जितनी तुच्छ, लेकिन सहायक ने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया और खुशी खुशी सहमति जताते हुए अपने हाथ अपने सूती तौलिए से पोंछे और सिरका भरने के लिए उसका जार ले लिया। लिन युआन सेवा के रवैये से बहुत संतुष्ट थी और जिनजी विनेगर वर्कशॉप के बारे में उसकी धारणा में काफी सुधार हुआ। सिरका भरने की प्रतीक्षा करते हुए लिन युआन अपनी बहनों को बाहर देखती रही और लैन हुआ के साथ बेकार की बातें करती रही। उसकी नज़र कमरे में घूमी और उसकी नज़र एक सुंदर आकृति वाली युवती पर पड़ी, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह सिरका बनाने वाली कार्यशाला में प्रवेश कर रही थी। सहायक, जो हॉल में ग्राहकों का स्वागत करने में व्यस्त थे, ने उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अपना काम रोक दिया। हालांकि रहस्यमय महिला बिना एक नज़र डाले सीधे पीछे वाले हॉल में चली गई। जिज्ञासा से प्रेरित होकर लिन युआन और लैन हुआ ने अपनी गर्दनें आगे बढ़ाकर और अधिक देखने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि लिन युआन ने अपने तीखे कानों से हल्की बहस की आवाजें सुनी। जब तक उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तब तक दुकान सहायक पहले से ही उसके सिरके का जार लेकर आ रहा था, और लिन युआन ने अब और सुनने की जहमत नहीं उठाने का फैसला किया। उसने सिरके का भुगतान किया और लैन हुआ के साथ अपनी बहनों को ढूंढने के लिए जल्दी से निकल पड़ी। उस छोटी सी अवधि में दोनों बहनों ने पहले ही कई आभूषण चुन लिए थे। विक्रेता एक दयालु दिखने वाली वृद्ध महिला थी, जो 60 वर्ष से अधिक की थी तथा उचित दाम पर सामान बेच रही थी। ये सभी वस्तुएं उसने स्वयं बनाई थीं, और यद्यपि वे महंगी नहीं थीं, फिर भी प्रत्येक वस्तु अत्यंत उत्कृष्ट और सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी। लिन युआन अपनी बहनों द्वारा दिखाए गए हेयरपिन और हेयर स्टिक से बहुत खुश थी। पिछले 6 महीने से घर में कई चीजों के लिए चांदी की जरूरत थी। लेडी लियू का दहेज लगभग खत्म हो चुका था, और उनके पास पहनने के लिए आभूषण भी कम पड़ गए थे। इसलिए लिन युआन बहनों ने सर्वसम्मति से अपनी मां के लिए एक उपहार चुनने का फैसला किया, जिसमें हेयरपिन, हेयर स्टिक और झुमके शामिल थे। लिन युआन ने अपनी प्रत्येक बहन के लिए एक छोटा कंगन भी चुना। लिन वेई के लिए कमल के फूलों से सजी एक मुड़ी हुई रेशमी कंगन, और जियो लिनशुंग के लिए एक घंटी वाला कंगन। बेशक वह अपनी अच्छी दोस्त लैन हुआ के लिए एक ब्रेसलेट चुनना नहीं भूली। हालांकि यह महंगा नहीं था, लैन हुआ को पता था कि इस तरह के सामान गांव के बच्चों के पहनने की क्षमता से परे थे, लेकिन हर किसी को सुंदरता की इच्छा होती है, और लैन हुआ ने लिन युआन के उपहार को खुशी से स्वीकार कर लिया। अध्याय 80 ठंडी त्वचा वाले नूडल्स का फलता फूलता कारोबार 2_1 अध्याय 80 ठंडी त्वचा वाले नूडल्स का फलता फूलता कारोबार 2_1 कुछ छोटे मोटे गहने खरीदने के बाद समूह लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा, लेकिन दुकान के प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने लोहार के सामने एक भीड़ को इकट्ठा होते देखा, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे एक कटोरा ठंडा नूडल्स दो। क्या मेरे ठंडे नूडल्स तैयार हैं? ये लो पैसे, बड़ी बहन। ठंडे नूडल्स शब्द सुनते ही लिन युआन रोमांच से भर गया। ये सिस्टर गुइजी का ठंडा नूडल स्टॉल था। यद्यपि अभी दोपहर के भोजन का समय नहीं हुआ था, फिर भी सिस्टर गुइजी के स्टॉल पर अपेक्षा से कहीं अधिक भीड़ थी। क्या ये सभी 10 या इतने लोग ठंडे नूडल्स के लिए यहाँ आए थे? व्यापार उसकी कल्पना से भी अधिक फल फूल रहा था। जब सिस्टर गुइजी एक ग्राहक के लिए ठंडे नूडल्स का कटोरा मिलाने में व्यस्त थी, तो उन्होंने भीड़ को देखा और लिन युआन और उसके दोस्तों की एक झलक देखी। बिना किसी मुक्त हाथ के वह उत्साह से चिल्लाई, युवान युवान, यहाँ आओ। आसपास बहन गुइजी का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखकर लिन युआन को पता चल गया कि ठंडे नूडल का कारोबार वास्तव में फल फूल रहा है। वे जल्दी से उसके पास गए और उसका अभिवादन किया, और लैन हुआ ने भोजन का आनंद ले रहे ग्राहकों को देखते हुए ईर्ष्या से कहा, बहन गुइजी, आप यहाँ किस तरह का स्वादिष्ट भोजन बेच रही हैं? व्यापार फल फूल रहा है।
सिस्टर गुइजी ने उत्सुक ग्राहक को तैयार ठंडे नूडल्स दिए और लापरवाही से कैश बॉक्स में डालने के लिए 5 तांबे के सिक्के लिए, फिर खुशी से अपने हाथ पोंछते हुए जवाब दिया, क्या ये सब युवान के शानदार विचार की बदौलत नहीं है? ये ठंडे नूडल्स सचमुच लोकप्रिय हो गए हैं। बोलते हुए वह लिन युआन की ओर मुड़ी और उत्साहपूर्वक पिछले 2 दिनों की अपनी सफलता के बारे में बताया, कल मेरा पहला दिन था और मैंने सोचा था कि व्यापार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने जो 20 ठंडे नूडल्स तैयार किए थे, वे शाम होने से पहले ही बिक गए। संभावना को देखते हुए मैंने जल्दी से 20 जिन सफ़ेद आटा खरीदा और आज मैंने 50 सर्विंग बनाई। देखो, अभी दोपहर भी नहीं हुई है और मैं उनमें से लगभग आधे बेच चुका हूँ। कुछ लोगों को कल खाना नहीं मिला था और वे आज जल्दी आकर कतार में लग गए। क्या तुमने अभी अभी उस बूढ़ी चाची को देखा? उसने एक बार में 4 सर्विंग खरीदी और कहा कि वह इन्हें अपने बेटे, बहू और छोटे पोते के लिए घर ले जाना चाहती है। बहन गुइजी ने लिन युआन को ठंडे नूडल्स दिखाने के लिए कपड़े का कवर उठाया, फिर उस जगह की ओर इशारा किया जहां बूढ़ी चाची गायब हो गई थी। उनकी उत्तेजना और खुशी शायद कई सालों से महसूस नहीं हुई थी। बहन गुइजी के उज्ज्वल रूप को देखकर लिन युआन उसकी उत्तेजना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और हंसते हुए बोला, देखो बहन, तुम कितनी खुश हो। बस आप इंतजार करें, आपका व्यवसाय बेहतर से बेहतर होता जाएगा। बहन गुइजी दिल खोलकर हंसी और इसका इंतजार करने लगी। हालांकि लिन युआन के पास अभी भी उसके लिए सावधानी के शब्द थे, बहन, भले ही अब व्यापार अच्छा चल रहा है, आपको लालची नहीं होना चाहिए। ठंडे नूडल्स यदि रात भर छोड़ दिए जाएं तो कठोर हो जाते हैं और उतने स्वादिष्ट नहीं रहते, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप दिन में अधिकतम 50 सर्विंग ही बनाएं, इससे अधिक नहीं। इस तरह आपके पास बचा हुआ खाना नहीं बचेगा और ग्राहकों के पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसका वे बेसब्री से इंतजार करेंगे और हर दिन उसके लिए वापस आएंगे। गंभीरता से विचार करने के बाद बहन गुइजी को एहसास हुआ कि यह वास्तव में सच था। यदि लिन युआन ने पहले ही इसका उल्लेख नहीं किया होता, तो वह आज घर पहुंचने पर वास्तव में एक और 20 सर्विंग्स बनाने पर विचार करती। बहन गुइजी के साथ इन मामलों पर चर्चा करने के बाद लिन युआन ने लंबी बेंचों पर बैठे लोगों को ठंडे नूडल्स खाते हुए देखा और अचानक उसे कुछ याद आया। यद्यपि ठंडे नूडल्स स्वादिष्ट थे, लेकिन उनसे पेट नहीं भरता था, लोगों को जल्द ही फिर से भूख लग जाती थी। इसलिए कई लोग कहीं और से खरीदी गई ब्रेड स्टिक या फ्लैट ब्रेड पकड़े हुए थे। सिस्टर गुइजी के स्टॉल का स्थान काफी अच्छा था, बहुत दूर नहीं, और उसके चारों ओर काफी बड़ा क्षेत्र था। यदि संभव हो तो शायद एक और स्टॉल स्थापित किया जा सकता है। बहन, क्या आंटी थरी घर पर सिर्फ जियाओ शितो की देखभाल कर रही हैं और किसी और काम में व्यस्त नहीं हैं? जिस क्षण लिन युआन विचारों में खोई हुई थी, उस समय सिस्टर गुइजी ने ठंडे नूडल्स की 2 और सर्विंग बेच दी थी। ग्राहकों को विदा करने के बाद वह बातचीत जारी रखने के लिए बैठ गई। हाँ, ये सही है। लेकिन जियाओ शितो अब बड़ा हो रहा है, इसलिए उसे अपनी दादी की पहले की तरह करीब से निगरानी की जरूरत नहीं है। जब उसके पास घर पर खाली समय होता है, तो वह सब्जियां आदि की देखभाल करने के लिए बाहर जाती है। क्यों? क्या तुम्हें किसी काम के लिए मेरी माँ की जरूरत है? ये बात सही लगी कि आंटी थरी घर पर ज्यादा व्यस्त नहीं थी, इसलिए लिन युआन ने आंटी थरी से घर पर रोटी बनवाने और फिर सिस्टर गुइजी के साथ मिलकर उन्हें बेचने का विचार साझा किया। जितना अधिक सिस्टर गुइजी ने लिन युआन की योजना सुनी, उतनी ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने भी देखा था कि कुछ अधिक भूख वाले पुरुष पहले सड़क के दूसरे छोर पर स्थित एक दुकान से रोटी खरीदते थे, उसके बाद उसके लिए ठंडे नूडल्स खरीदने आते थे। पहले तो उसने रोटी बेचने वाले से खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन यह निश्चित रूप से उतना लाभदायक नहीं होगा जितना कि स्वयं बनाना। फिर भी, हालांकि विचार अच्छा था, फिर भी उसे संदेह था। फ्लैटब्रेड सरल लग सकता है, लेकिन इसे अच्छी तरह से बनाना आसान नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इसे कुरकुरा और सुगंधित कैसे बनाया जाए। जब बात खाने की आई तो जियो लिनशुंग लिन युआन से भी ज्यादा तेज था। वह उत्साह से बहन गुइजी के सामने झपटी, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। बहन, बहन, मेरी बड़ी बहन जो रोटी बनाती है वह कितनी स्वादिष्ट और सुगंधित होती है। इसकी खुशबू उस स्टॉल की तुलना में भी अच्छी है। यदि यह बात ना होती कि उस दुकान की रोटी उसकी बड़ी बहन की रोटी जितनी स्वादिष्ट नहीं थी, तो वह बहुत पहले ही उस रोटी को खाकर लार टपका रही होती। जियो लिनशुंग की बातें सुनकर सिस्टर गुइजी ने लिन युआन को कुछ आश्चर्य से देखा, ऐसा लग रहा था कि लड़की के मन में पहले से ही कोई योजना थी। बहन गुइजी के इरादों को देखकर लिन युआन ने हंसते हुए सिर हिलाया, बहन, मैं चपाती बनाने का ध्यान रखूंगा। दोपहर को जब हम वापस आएंगे, तो मैं आंटी थरी को रोटी बनाना सिखाऊंगी और मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी रोटी सड़क के दूसरे छोर पर स्थित स्टॉल से भी अच्छी बिकेगी।